स्वादिष्ट और खुशबूदार भारतीय व्यंजन। मसाले यहां सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि ये किसी भी भारतीय व्यंजन का मुख्य हिस्सा हैं। चाहे पंजाब का बटर चिकन हो या गुजरात के थेपले, चाहे महाराष्ट्र की पाव भाजी हो या कर्नाटक की रसम, इन सभी प्रचलित व्यंजनों में मसालों ने एक अहम भूमिका निभाई है। रचनात्मक प्रवृत्ति होने के कारण मनुष्य नए नए व्यंजनों का आविष्कार कर रहे हैं। आज समय के साथ साथ भारत में भी लोग नए नए व्यंजनों की चाह रखते हैं और यही कारण है कि लोग नई नई साग सब्जियों और स्वाद बढ़ाने वाले मसालों को अपने रसोई में शामिल कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम ऐसे ही एक खुशबूदार मसाले की बात करेंगे जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आज इसका इस्तेमाल सिर्फ औषधियों में ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल मसालों में भी प्रचलित हो रहा है। आज भारत में इसकी मांग रफ्तार पकड़ रही है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसे नए नए प्रांतों में उगाया जाने लगा है। आइए बात करें बेहद खुशबूदार औषधीय मसाले रोजमेरी की, जो भारत में गुल मेहंदी के नाम से भी प्रचलित है। रोजमेरी भारत के लिए एक नई फसल है। आज से कुछ वर्ष पहले तक ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। इससे पहले कि हम आपको इसकी कृषि क्रिया के बारे में बताएं, उससे पहले हम नजर डालें इसके प्रमुख उपयोगों पर। रोजमेरी का उपयोग बड़े भोजनालयों में व्यंजनों को खास खुशबू और स्वाद देने में अधिक होता है। आज तेजी से प्रचलित हो रहे व्यंजनों जैसे कि पास्ता और पिज्जा में रोजमेरी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ सामिश व्यंजनों को मैरिनेट करने के लिए रोजमेरी को उपयोग में लाया जा रहा है। रोजमेरी से आयुर्वेदिक शैम्पू और कंडीशनर बनाए जा रहे हैं। रोजमेरी के तेल का प्रयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। रोजमेरी मच्छरों को प्रतिकारशित करने में भी काम आता है। आज माउथ वॉश बनाने में रोजमेरी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। रोजमेरी का उपयोग जितना बढ़ता जा रहा है, किसानों के लिए उतने ही नए अवसर भी पैदा होते जा रहे हैं। रोजमेरी को उगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे किसान हजारों वर्षों से इस तरह की फसलों को सुगमता से उगाते आ रहे हैं। बस जरूरत होती है उत्पाद के विक्रय के लिए कारगर व्यापार श्रृंखला की। यदि किसान सही प्रचार प्रसार कर पाएं, तो वे सीधे खेत से फैक्ट्री, थोक विक्रेता तथा मॉल्स तक अपने उत्पाद को आसानी से पहुंचा सकेंगे। रोजमेरी उगाने की सरल प्रक्रिया पर आइए हम नजर डालें। रोजमेरी की कृषि वहां की जा सकती है जहां का तापमान संतुलित हो। ज्यादा गर्म तथा ठंडे क्षेत्रों में रोजमेरी की कृषि संभव नहीं है। 14 डिग्री से 35 डिग्री तापमान और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ही रोजमेरी को उगाना संभव है। भारत विविधताओं से भरा है, इसलिए रोजमेरी की कृषि के लिए अनुकूल वातावरण वाले क्षेत्रों की कमी नहीं है। इस कारण आज रोजमेरी की कृषि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। रोजमेरी उगाने वाले कुछ मुख्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। रोजमेरी के पौधे को लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, पर यदि आपके खेत की मिट्टी बलुई या बलुई दोमट हो तो रोजमेरी की अच्छी फसल की संभावना रहती है। इस तरह की मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होता और पर्याप्त नमी भी बनी रहती है। मिट्टी के पीएच की जांच जरूर कराएं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7 के बीच हो तो ये रोजमेरी की कृषि के लिए आदर्श होता है। यदि मिट्टी का पीएच ठीक ना हो तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से इस समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई रोजमेरी लगाने से पहले
इसमें ज्यादा भारी मिट्टी में इसकी पैदावार कम होती है। दोमट या बलुई दोमट भूमि का चयन करें और इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। जहां भी अगर इसके पौधे में अगर जलभराव अगर हो जाता है तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं, जिससे कि फसल पौधा हमारा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि रोजमेरी की पैदावार लेने से पहले भूमि को समतल कर लें। रोजमेरी के बीज कुछ बड़े बीज विक्रेताओं के पास उपलब्ध होते हैं। आज कुछ किसान इंटरनेट की सहायता से बीजों के बारे में ऑनलाइन पता कर लेते हैं। आप बीजों की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर या किसान हेल्पलाइन की 24 घंटे मुफ्त सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। रोजमेरी के बीज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्रांसीसी किस्म के जो सफेद फूल देती है और दूसरे इतालवी किस्म जो पर्पल फूल देती है। हालांकि दोनों ही किस्मों से मिलने वाली रोजमेरी की फसल का मंडी भाव एक जैसा होता है, पर किसान अपने पास की थोक मंडी की मांग अनुसार दोनों में से किसी एक किस्म की कृषि का चयन कर सकते हैं। पेड़ लगभग 3 फीट चौड़ी और लगभग 8 इंच ऊंची हो, साथ ही मेड़ की लंबाई कम से कम 7 फीट रखना उचित होता है। रोजमेरी के बीजों को लगाने का सबसे उचित समय सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच का होता है। 25 दिन में बीजों से पौध तैयार हो जाती है और फिर खेत में इसका रोपण किया जा सकता है। बीज लगाने के लिए कृषि ट्रे के हर खाने में कोकोपीट और केंचुए वाली खाद से बने मिश्रण को भर दें। अब एक एक करके हर खाने में बीज लगा दें। कृषि ट्रे में भरे गए इस कोकोपीट और केंचुए वाली खाद के मिश्रण को तकनीकी शब्दों में मीडिया भी कहा जाता है। मीडिया में मौजूद आवश्यक उपजाऊ तत्वों से बीज या पौध को भरपूर पोषण मिलता है और इसके निचले हिस्से में बनाए गए छेद से अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमें स्वस्थ और फफूंदी रहित पौध की प्राप्ति हो जाती है। 1 एकड़ में रोपण के लिए लगभग 10,000 पौधों को तैयार किया जाता है। रोजमेरी को कर्तन विधि द्वारा भी उगाया जा सकता है। रोजमेरी की कलम को सीधे खेत में भी लगाया जा सकता है, परंतु यदि कृषि ट्रे का इस्तेमाल किया जाए तो स्वस्थ पौध की प्राप्ति हो पाती है। अगले 25 दिन तक इस पौध का ध्यान रखना होता है। जब जड़ें विकसित हो जाएं, तब इसके रोपण की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ये क्वार का महीना है, पौध विकसित हो रही है। कुछ ही दिनों में ये रोपण के लिए तैयार हो जाएगी। लगभग इसी समय किसान खेत को रोपण के लिए तैयार करते हैं। इस खेत में पिछले 6 वर्षों से सिर्फ जैविक खेती ही होती आई है, इसलिए मिट्टी स्वस्थ और उपजाऊ दिखाई दे रही है। इस किसान भाई को इस बात का गर्व है कि ये हमेशा ही जैविक विधि से कृषि करते हैं। एक बार खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तब किसान मिट्टी में प्रति एकड़ 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटाश को मिलाकर मेड़ का निर्माण कर देते हैं। इसकी मेड़ दूसरे साग सब्जियों और मसालों की तुलना में थोड़ी ऊंची बनानी चाहिए। मेड़ लगभग 3 फीट चौड़ी और लगभग 8 इंच ऊंची हो, साथ ही मेड़ की लंबाई कम से कम 7 फीट रखना उचित होता है। नर्सरी में पौध अब तैयार हो चुकी है। तैयार पौध को मेड़ पर कुछ इस प्रकार लगाना चाहिए।
रोजमेरी की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए पौध को लगभग 1 उंगली की गहराई में लगाएं। साथ ही पौध से पौध की दूरी और पौध के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर या लगभग 2 हाथ रखें। यदि खेत की मिट्टी उपजाऊ हो तो दूरी को घटाकर 1 हाथ भी किया जा सकता है। किसान अपने अनुभव से इसको निर्धारित कर सकते हैं। 1 एकड़ रोपण के लिए लगभग 60,000 पौधों को तैयार किया जाता है। इसके बाद सामान्य कृषि क्रिया से रोजमेरी की वृद्धि होती रहती है। रोपण के बाद रोजमेरी के इस खेत में सिंचाई की जाती है। रोपण के बाद लगभग 20 दिनों तक हर दूसरे दिन सिंचाई की जाती है। जब जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लें, तब सिंचाई हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना उचित होता है। रोजमेरी को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इस कारण यह शुष्क तथा अति शुष्क परिवेश में भी अपने आप को ढाल लेती है। फिर भी जब तक फसल की कटाई ना हो, तब तक हर 10 दिन के अंतराल पर पानी डालना उचित होता है। सिंचाई प्रणाली का चयन करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि खेत में जल भराव ना हो और निकास की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। ड्रिप सिंचाई, जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं, ये रोजमेरी की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पौधों को नियंत्रित मात्रा में पानी मिलता रहता है और मेड़ के आसपास जल भराव की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। वैसे तो रोजमेरी की मेड़ पर खरपतवार पनपने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी खरपतवार की निकोनी जरूरत अनुसार करते रहना चाहिए। लगभग 15 दिन में एक बार निकोनी करने से पौध स्वस्थ रहते हैं। किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि भूल से भी रोजमेरी की कृषि में रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग करने से इसके औषधीय गुणों का क्षय होता है और बाजार में इसका मूल्य भी कम मिलता है। ये इतना औषधीय पौधा है, रासायनिक खाद डालने से इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से हम इसको प्रयोग में लाते हैं, रासायनिक खाद अगर हम यूज कर लेंगे तो उससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रॉली अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्लस 2 कुंटल अच्छी साफ सुथरी नीम की खली और 1 कुंटल बोन मील का चूरा आता है और कम से कम 10 कुंटल जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग करें। ये गोबर हम फाइनल जुताई से पहले हम मिक्स कर देते हैं और जब जो हमारी नीम की खली है, बोन मील है और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो आखिरी जुताई से पहले मिक्स करके पाटा लगा देते हैं। रोपण से 20 दिन बाद और फिर हर 10 दिन के अंतराल में गुड़ाई करके मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, जिससे जड़ों के आसपास वायु संचार ठीक ढंग से होता रहता है। साथ ही पौधों की जड़ों के पास जैविक खाद भी डाल दी जाती है। यदि किसान टपक सिंचाई का प्रयोग कर रहे हों, तो सिंचाई के दौरान पानी में नीम का तेल या केचुए की खाद के पानी को फव्वारा सिंचाई के पाइपों द्वारा पौधों तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा करने से किसान अतिरिक्त मेहनत को तो बचाते ही हैं, इसके अलावा जैविक खाद की उचित मात्रा को सफलतापूर्वक जड़ों तक पहुंचा देते हैं। रोजमेरी के पौधों में ज्यादातर कीट लगने का खतरा नहीं होता। अगर पौधों का ध्यान ठीक से नहीं रखा जाए तो दीमक लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसानों को रासायनिक कीटनाशक की जगह केचुए वाली खाद या नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बड़ी बाल्टी में
5 ml या एक बड़ा ढक्कन वर्मी वॉश डालकर छिड़काव करने से दीमक से निजात पाई जा सकती है। यदि उसके बाद भी दीमक से छुटकारा ना मिले तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। इसमें ज्यादातर कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगती। बीच बीच में आप जो नीम ऑयल होता है, नीम का तेल, वो 1 ml 1 लीटर 20 लीटर में 20 ml डाल के पूरे फसल में हर महीने अगर एक बार इसका छिड़काव कर देंगे तो इससे हमारी फसल को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं उससे भी हम बच सकते हैं। रोजमेरी की कटाई तेज कैंची से कुछ इस तरह से की जाती है। देखने में यह प्रक्रिया छटाई जैसी लगती है। रोपण किए आज 60 दिन हो चुके हैं। रोजमेरी का ये खेत काफी हरा भरा और आकर्षक दिख रहा है। 2-2 फुट के ये पौधे हरे भरे और आकर्षक लग रहे हैं। इनकी कटाई अब कभी भी की जा सकती है। मंडी की मांग अनुसार किसान इसकी कटाई का निर्णय लेते हैं। रोजमेरी की कटाई तेज कैंची से कुछ इस तरह से की जाती है। देखने में यह प्रक्रिया छटाई जैसी लगती है। रोजमेरी के इन खुशबूदार पत्तों को इन डब्बों में इकट्ठा किया जाता है। इस फसल को सीधी रेखा में ही काटा जाता है। पत्तों की कटाई के 3 महीने बाद ये दोबारा तैयार हो जाती है कटाई के लिए। रोजमेरी की कृषि से किसान साल भर में 4 कटाई ले सकते हैं। आज ये महिलाएं कटाई कर रही हैं। अंदाजन 1 एकड़ के क्षेत्रफल से रोजमेरी की 4.5 से 5 टन पैदावार प्रति वर्ष मिल जाती है। 1 किलोग्राम रोजमेरी का बाजार भाव 350 से 400 रुपए तक होता है। यदि किसान कंपनियों के साथ करार भी करें तो भी रोजमेरी का भाव कम से कम 275 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे नहीं मिलता। कटाई खत्म करने के बाद अब ये महिलाएं इसे पैकिंग के लिए ले जा रही हैं। मॉल्स में बेचे जाने के लिए इन रोजमेरी को आकर्षक छोटी थर्मोकॉल की ट्रे में पैक किया जाता है। यदि इसे फैक्ट्री या मंडी में भेजा जाना हो तो बड़ी क्रेट में इसे पैक किया जाता है। यदि उत्पादन ज्यादा हो जाए तो वो रोजमेरी को छाया में सुखाकर भंडारण कर सकते हैं। मंडी की मांग के हिसाब से रोजमेरी को किश्तों में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर रोजमेरी जिन मंडी और मॉल्स में बिकती है वहां इसके साथ ओरिगानो और थाइम भी बिकता है। किसान चाहे तो अपने खेत के अलग अलग टुकड़ों में थाइम और ओरिगानो की भी फसल उगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। रोजमेरी की फसल उगाकर किसानों ने आज भारत को एक नई औषधि से परिचित कराया है जो बेहद खुशबूदार और पौष्टिक है। एक दंत कथा के अनुसार यूनान की देवी एफ्रोडाइट जब समुद्र से प्रकट हुई तो वो रोजमेरी से सजी हुई थीं। एक ईसाई मान्यता के अनुसार मदर मैरी ने जब अपनी नीली शॉल को रोजमेरी के सफेद फूलों के ऊपर लहराया तो वो फूल नीले हो गए। तब से ही इन फूलों को रोज ऑफ मैरी या रोजमेरी कहा जाने लगा। रोजमेरी का वैज्ञानिक नाम रोजमेराइनस ऑफिसिनालिस है। लैटिन भाषा में रोज शब्द का अर्थ ओस और मैरिनस शब्द का अर्थ समुद्र होता है। इसलिए रोजमेरी को ड्यू ऑफ द सी या समुद्र की ओस भी कहते हैं।
इसको कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से मुख्य हैं इंसेंसियर, सीड्यू, रोजमारिस, रोजमरीन और गार्डरोब। प्राचीन रोम तथा यूनान की सभ्यताओं में रोजमेरी को जादुई और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ माना जाता था। 1500 ईसा पूर्व यूनान के राजा नेरो के राज्य में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनका नाम था डायोस्कोराइड्स। उन्होंने अपनी किताब डी मेटेरिया मेडिका के 5 अध्यायों में रोजमेरी का उल्लेख किया था। यूनान के विद्यार्थी रोजमेरी को मालाओं में पिरोकर या बालों में गूंथकर प्रयोग करते थे। उनका ऐसा मानना था कि परीक्षा के दौरान रोजमेरी उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देती है। रोजमेरी को रोमन सेना के द्वारा इंग्लैंड लाया गया। इसका उल्लेख सन 1525 में इंग्लैंड में प्रकाशित किताब ब्लैंक्स हर्बल में किया गया। क्या आप जानते हैं, रोजमेरी पुदीने के परिवार की ही सदस्य है, जिसमें तुलसी, लैवेंडर तथा ओरिगानो इत्यादि औषधियां भी आती हैं। रोजमेरी 5 फीट लंबी भी हो सकती है। आसवन विधि से प्राप्त किया गया रोजमेरी के तेल का प्रयोग यदि निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में किया जाए तो यह प्राणघातक साबित हो सकता है। ज्यादातर औषधीय पौधों के विपरीत रोजमेरी का पौधा मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। रोजमेरी का इस्तेमाल दर्द निवारण तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रोजमेरी के तेल की कीमत लगभग 1400 रुपए प्रति लीटर तक मिल जाती है। रोजमेरी एक नई फसल है। इसका इस्तेमाल आज उच्च वर्ग में अधिक होने लगा है। जिस तरह देश तेजी से विकास कर रहा है, ऐसा विदित होता है कि इसके साथ साथ नई औषधियों और मसालों के प्रयोग में भी एक नई तेजी आएगी। इस तेजी से इनका एक नया बाजार स्थापित होगा। इस बाजार में आपूर्ति को बनाए रखने के लिए रोजमेरी तथा अन्य शाकीय सब्जियों की पर्याप्त पैदावार की आवश्यकता होगी। किसान यदि समय की नजाकत को समझते हुए रोजमेरी और इसके जैसी अन्य विशिष्ट शाकीय सब्जियों की खेती करें तो आने वाले वक्त में वो निश्चित रूप से संपन्न हो जाएंगे। सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र हर पल किसानों की उन्नति के लिए उचित सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान कर रहे हैं। समुचित रूप से इन संसाधनों का दोहन करते हुए किसान कृषि की एक नई परिपाटी को जन्म दे सकते हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा कृषि के आधुनिक पैमाने पर खरा उतरने में सहायता प्रदान करेगी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी विशिष्ट सब्जी की जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और इसके बीजों का प्रयोग भारत में बहुत प्रचलित है। इसके लाभकारी गुणों के कारण इसका प्रयोग सलाद के रूप में भी प्रचलित होता जा रहा है। हम बात करेंगे पत्तेदार सब्जी रॉकेट की, जो सरसों के परिवार की ही सदस्य है।